नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और क्या हाल चाल है आप सभी के, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में लगे होंगे, है ना। देखिए क्या होता है ना कि जितना ज़्यादा इंसान संघर्ष करता है, मेहनत करता है, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आती है ना। तो जैसा कि आपको पता भी है कि हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए एक फ्री बैच चला रहे हैं और अपने इस फ्री बैच के 22वां पड़ाव पे आज खड़े हैं। तो आइए देखते हैं साथ मिल करके कि किस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, है ना। लॉलीपॉप क्वेश्चन भी है, 3 स्टार 5 स्टार सारे टाइप के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। लेकिन जिस प्रकार से हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कवर किया है ना, वैसे ही आज मैं आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर को कवर कराने वाला हूं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीपीसीएल की, इसरो डीआरडीओ की, मेट्रो की, अभी एमपीपीजीसीएल की तैयारी, एमपीपीजीसीएल का एग्जाम होने वाला है ना। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा ये क्लास है। तो बिल्कुल दोस्तों, इस दिल से दिल तक की क्लास में आप लोग दिल के साथ जुड़िएगा और दिल का इमोजी कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा मेरे लिए, है ना। और आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि जो डेली क्लास आपका सुबह के 7 बजे चलते थे ना, वो अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है शाम के 7 बजे, क्योंकि सुबह के 7 बजे विद्यार्थी ज़्यादातर नहीं आ पाते हैं इस क्लास को देखने के लिए। तो इसको हमने शाम को 7 बजे कर दिया है और हमारे लिए भी ये ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, इसलिए दोस्तों इसको अब शिफ्ट करके हम शाम के 7 बजे कर दिया गया है ना। तो इसमें देखिएगा जो भी हम आपको पढ़ाते हैं उसका आपको पीडीएफ भी मिलता है ना। उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ 2-3 लाइनें आपके लिए मोटिवेशन कहना चाहता हूं कि मेहनत एक ऐसी चाबी है दोस्तों, मेहनत एक ऐसी चाबी है ना जो कामयाबी के दरवाजे को खोल सकती है। इसलिए मेहनत ऐसा करिएगा कि इस मेहनत पे आपको ना अपने आप पर गर्व होना चाहिए, इस मेहनत पर आपको विश्वास होना चाहिए, है ना। इस प्रकार का आपको क्या करना है, मेहनत करना है। ठीक है मेरे भाई, ये है आपका टेलीग्राम। इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहीं पर मिलती है ना। इसके अलावा और कहीं पर पीडीएफ नहीं मिलती। हमारा अभी कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसके वजह से पीडीएफ हम कहाँ पर आपको देते हैं, पीडीएफ देते हैं आप अपने टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप जरूर ज्वाइन होइएगा। सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। आपसे एक प्यार से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर करिएगा, है ना। वीडियो को तमाम सभी जगहों पर शेयर करिएगा और लाइक सेशन को जरूर करिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए, ये 3 फेज का इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के किस नियम या सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है ना। तो ये काम करती है, देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। कौन कौन सी ऐसी युक्तियां हैं या मशीन है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती हैं, उसको जानने से पहले दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि हम चुंबक से हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर चुंबक से विद्युत बना रहे हैं और चुंबक से विद्युत बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को कहा जाता है चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, है ना। प्रेरण एक ऐसा प्रोसेस है, प्रेरण एक ऐसा प्रोसेस है जैसे कि अपन क्या करते हैं ना कि जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा फ्रेंड मेरे घर पे है ना। अगर मैं चाहूँ तो उसको याद कर सकता हूँ, अपने मन ही मन में याद कर सकता हूँ, यानी कि मेरा दिमाग वहाँ तक पहुँच गया। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि ये 2 तार हैं, ये क्या है, ये 2 क्वाइल हैं, समझिएगा, ये 2 क्वाइल है, ये पहली क्वाइल है और ये दूसरी क्वाइल। अगर इस क्वाइल को मैं सप्लाई देता हूं, है ना, इस क्वाइल को मैं सप्लाई देता हूं तो ये अपने आप ये करंट यहां पे चली जाएगी। किस रूप में, मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में, है ना। यही करंट मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में इस क्वाइल में चली जाएगी, वही कहलाती है प्रेरण। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन। ये होता है इंडक्शन का सिद्धांत। इसके अलावा देखिए, चाहे वो डीसी मशीन हो, है ना, चाहे वो डीसी की मशीन हो या फिर इसके अलावा चाहे एसी या डीसी जनित्र हो जिसको हम जनरेटर कहते हैं, या फिर आपका ट्रांसफार्मर हो, है ना, या एसी मशीन हो, ये सब के सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, है ना। सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। डीसी मशीन हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, एसी मशीन हो। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है दोस्तों,
है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक मोटर की जो शुरुआत होती है मेरे भाई, वो यहीं से शुरुआत होती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमपीटीओ के द्वारा जो पूछा गया है कि 3 फेज एसी मोटर में स्लिप प्रतिशत की गणना, कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं ना। इसका कैलकुलेशन करना है तो आप कैसे करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटा सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100। ये क्या है, स्लिप परसेंट है ना। ये क्या है, स्लिप प्रतिशत है। एक बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, NS से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 120 बटा सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू पोल। ये पोल क्या है, ये मशीन में जो ध्रुव होता है ना, वही है ये ध्रुव, ठीक है। ये क्या है आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है ना। एक एक चीज़ों को समझते चलेंगे यहाँ पर। और ये क्या है, ये है 3 फेज वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल डिग्री, है ना, इलेक्ट्रिकल डिग्री डिफरेंस, यानी कि 2 फेज के बीच में, 2 वाइंडिंग के बीच में 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया सिंक्रोनस स्पीड। और ये होती है आपकी रोटर की स्पीड, इसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं रोटर स्पीड, है ना। और हमारे काम में कौन आता है, हमारे काम में सिंक्रोनस स्पीड आती है या रोटर स्पीड आती है। तो हमारे काम में मेरे भाई ये आता है, ये क्या है, उपयोगी स्पीड। इसको हम क्या कह सकते हैं, उपयोगी स्पीड, हम इसको उपयोग में लेते हैं। तो रोटर का जो स्पीड होता है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि सिंक्रोनस स्पीड बड़ा होता है या रोटर स्पीड, तो आप हमेशा एक ही जवाब दीजिएगा कि सिंक्रोनस स्पीड बड़ी होती है, यानी कि इसका गति जो होता है ज़्यादा होता है रोटर स्पीड से, है ना। तो ये होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड, इसके बीच का जो गैप है, इसको हम कहते हैं स्लिप का मान कितना होना चाहिए, स्लिप का मान कितना होना चाहिए, तो लिखिएगा मेरे भाई, स्लिप का मान होना चाहिए आपका कितना, स्लिप का मान 2 से लेकर के 5% होना चाहिए, है ना। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर 3000 RPM पर कोई मोटर चल रही है, 2% उसका स्लिप निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, है ना। कहीं उल्टा हो रहा है क्या, 3000 RPM का 2% सही है, 30 दूना 60, है ना, 30 दूना 60। अगर मान लीजिए कि ये मोटर 3000 RPM पर इसका चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है, तो 2940 RPM पर रोटर पर हमें स्पीड मिल रही है ना। तो इतना स्पीड अगर डाउन होके भी मिल रही है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना अप्रूवल है। ये स्लिप का मान इसीलिए 2 से 5%, है ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर अपन ये सोचे कि जो सिंक्रोनस स्पीड है और रोटर स्पीड एक बराबर हो जाए तो क्या होगा, एक बराबर हो जाए तो क्या होगा, लिखेगा आपकी मोटर रुक जाएगी, है ना, मोटर क्या होगी, रुक जाएगी, है ना। रोटर क्या होगी मेरे भाई, रोटर रुक जाएगी। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ना। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये पूरा PDF मेरे भाई, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है टेलीग्राम चैनल पर, सब कुछ मिल जाएगा हूबहू। जिस प्रकार से बोर्ड में मैं आपको लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल इसका हूबहू PDF आपको मिलेगा, है ना। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि डेली वाली जो हम सेशन आपको दे रहे हैं, ये कोई भी सेशन आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि इंडक्शन मोटर के वाइंडिंग परिपथ में एक्साइटेशन बल का नाम क्या होता है, AT का मतलब क्या होता है, एम्पियर टर्न में क्या है कि MMF, एम्पियर टर्न में MMF होगा, या एम्पियर में करंट होगा, है ना, या एम्पियर में धारा होगी, या वोल्ट में, या फिर वोल्ट में वोल्टेज ड्रॉप होगा, या फिर वोल्ट में EMF होगी, है ना। अब आपके लिए आसान हो गया। तो वोल्ट में इसका क्या होगा, EMF होगा, यही इसका क्या है, यही इसका सही आंसर है, ठीक है ना। हर एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे हम। ये भी MPTO का ही क्वेश्चन है, जो अभी दिसंबर 2022 में हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में, है ना, वहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और आगे चल के देखिएगा किस किस लेवल के क्वेश्चन हैं, सभी लेवल के क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। एक 3 फेज AC मोटर के रोटर को किस स्थान पर स्थिर किया जाता है, तो इसको शाफ्ट पर स्थिर करते हैं, ठीक है मेरे भाई,
कहाँ पर करते हैं, इसको शाफ्ट पर हम स्थिर करने का मतलब क्या करते हैं कि स्थापित करना, इंस्टॉल करना, है ना, ये होता है आपका स्थिर करना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 3 फेज इंडक्शन मोटर में विद्यमान एयर गैप किस पर निर्भर करती है? मैग्नेटाइजिंग करंट पर। तो ये किस पर निर्भर करेगी? ये मैग्नेटाइजिंग करंट पर ही निर्भर करती है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइजिंग करंट। अब देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो इंडक्शन मोटर होता है इसका शक्ति गुणांक कितना होता है ना। लिखिएगा मेरे भाई, शक्ति गुणांक इसका कितना होता है? तो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर 0.7 से 0.8 लैगिंग होती है ना। कैसी होती है? लैगिंग। ये लैग शब्द कहाँ से आया? यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में डिफरेंस है, ये लैग हो गया। तो ये लैग कहाँ से आता है? ये मैग्नेटाइजिंग से ही आती है। ये कहाँ से आती है? चुंबक के कारण क्या होती है? लैग यहाँ पर नेचर आ जाती है, ठीक है ना। पावर फैक्टर इतना होता है। और एयर गैप क्या होता है? समझते हैं एयर गैप को, है ना। एयर गैप क्या होता है? देखिए एयर गैप जो होती है ये होती है आपकी स्टेटर से बढ़िया अगर मैं आर्मेचर लिखूं, क्योंकि एसी मोटर है ना, आर्मेचर और फिर रोटर, है ना, इन दोनों के बीच का ये क्या है? गैप है, जिसको हम क्या कहते हैं? एयर गैप। एयर गैप का मान कितना होना चाहिए? इसका मान कितना होना चाहिए? तो 0.2 mm लिखिएगा। 0.2 mm से 0.5 mm के बीच में होना चाहिए आर्मेचर और रोटर के बीच में गैप, स्टेटर रोटर भी कह सकते हैं। तो 0.2 mm अगर हम एक मोटर में गैप रखते हैं तो मोटर की एफिशिएंसी 90% तक आती है। इसीलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो मेरे भाई दक्षता होता है ना, वो कितना होता है? 90% होता है। कितना? 90% होती है। तो गैप जितना ज़्यादा कम रखेंगे तो उससे क्या होता है कि जो गैप कम का मतलब क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, इसका मतलब क्या हो गया? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस फ्लक्स का जो रिलक्टेंस है, इस फ्लक्स का जो रिलक्टेंस है, इसका जो वैल्यू है, इसका मान कम से कम हो जाता है ना। और कम से कम होने से क्या होता है? जो फ्लक्स लीकेज होता है ना, जो फ्लक्स लीकेज होता है ना, ये कम होने लगता है। और इसके यानी कि एयर गैप कम रखने से फ्लक्स लीकेज कम होता है और मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स का जो रिलक्टेंस होता है वो भी कम हो जाता है ना। तो ये कई सारे फायदे हैं। और ये रिलक्टेंस कम होने से क्या होगा कि एफिशिएंसी में देख रहे हैं कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हो रहा है। 90% दक्षता के साथ एक मोटर चल रही है ना। तो ये एयर गैप का ये एक रोल होता है। किसी भी मशीन में एयर गैप को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाया हूँ? क्वेश्चन नंबर, ये भी एमपीटीओ का ही क्वेश्चन है और ये बिहार पीसीएल का है। अभी एमपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे, ये बिहार पीसीएल का है ना। 2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर स्वतः चालू होने का कोई एक कारण बताइएगा, है ना। कोई एक कारण आप बताइए। तो कोई भी एक कारण है आपका कि 120 डिग्री फेज एंगल द्वारा, 120 डिग्री फेज एंगल द्वारा स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग के कारण। किसके कारण? 120। कहने का मतलब कि अगर ये आपकी आर फेज की वाइंडिंग है, वाई फेज की वाइंडिंग है और मोटर में ये वी फेज की वाइंडिंग है ना। ये हो गया आर, वाई और बी। तो आर और वाई के बीच में 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री होना चाहिए, वाई और बी के बीच में भी 120 होना चाहिए और बी और आर के बीच में भी 120 होना चाहिए, है ना। यही बात कह रही है। ऐसा करने से हमें फ़ायदा होता है कि घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र हमें मिल जाता है ना। घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र यानी कि घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र मिल जाता है और मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। मोटर आपकी क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट हो जाती है ना। तो घूमने वाला कौन सा? घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र एक मोटर के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई, है ना। क्या है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बिहार पीसीएल में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
मैं वही क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा, है ना। जिस क्वेश्चन की कुछ अपनी वैल्यू होगी, जिस क्वेश्चन की अपनी कुछ औकात होगी, है ना। बस यूं ही नहीं क्वेश्चनों का सिलसिला लेकर के हमें आगे चलना है, ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है जिसका संभवतः आने की जो संभावना है ना वो 100% हो मेरे भाई, ठीक है ना। कहा जाता है ना कि मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत और घोड़ा भी करता है, तो घोड़ा हमेशा जीतता क्यों है? क्योंकि वो तरीके से मेहनत करता है ना। उसके पास क्या है, उसके पास कॉमन सेंस है और मेहनत करने का एक उसका अलग ही तरीका है। तो तरीका मैटर करता है, मेहनत तो हर कोई करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेरण मोटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? ये है लॉलीपॉप क्वेश्चन, है ना। ये कौन सी क्वेश्चन है? ये है लॉलीपॉप क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रेरण मोटर की सिंक्रोनस स्पीड किस पर निर्भर करती है, स्पीड किस प्रकार होती है ना। ये पूछा जा रहा है, परिवर्तनशील होती है ना। आपने देखा ना कि सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी इनटू पोल। पोल को अगर आप कम करते हैं स्पीड ज़्यादा होगी, पोल को अगर आप बढ़ाते हैं तो स्पीड घट जाती है ना। इसी प्रकार से सप्लाई फ्रीक्वेंसी को VFD के द्वारा, किसके द्वारा? VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के द्वारा अगर कंट्रोल करते हैं तो आपकी सिंक्रोनस स्पीड भी कंट्रोल हो जाती है ना। सिंक्रोनस स्पीड मेरे भाई और कुछ नहीं है, ये चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है ना। इसी चुंबकीय क्षेत्र में अपन क्या करते हैं, कॉइल को घुमाते हैं। कॉइल को घुमाने का एक और तरीका है, क्या है वो तरीका? देखिए, जैसे कि ये एक बैटरी हो गई, है ना। ये बैटरी नहीं, ये एक सेल हो गया, इधर है मान लीजिए पॉजिटिव, इधर निगेटिव। इधर आप चुंबक ला के रख दीजिए, 3-4 चुंबक ला के रख दीजिए और यहाँ पर एक कॉइल इस प्रकार से कनेक्ट कर दीजिए। इस प्रकार से एक कॉइल कनेक्ट करिए, फिर देखिए ये कॉइल अपने आप डांस करने लगेगी। ये कॉइल क्या करेगी? अपने आप डांस करने लगेगी, अपने आप घूमने लगेगी, ठीक है ना। ये चीज़ है। नेक्स्ट है कि 3 फेज का एक इंडक्शन मोटर है, ये सदैव किस पावर फैक्टर पर प्रचलित होते हैं? मैंने अभी आपको बताया ना कि लैगिंग नेचर, इसके अंदर पावर फैक्टर का जो नेचर होता है वो लैगिंग होता है। 0.7 से 0.8 लैग, 0.8 क्या होता है? लैग होती है। और इसकी दक्षता, ये भी मैंने आपको बता दिया, 90% इसकी दक्षता होती है ना। स्टार्टिंग में टॉर्क ज़्यादा होता है। अब देखिए ध्यान से सुनना मेरे भाई मेरी बातों को, कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो हमारे पास पहले से था, है ना। हमने क्यों 3 फेज इंडक्शन मोटर को लाया? इसलिए कि जो हमें स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है ये हमें बहुत कम मिलता है, किसमें? सिंगल फेज मोटर में, है ना। सिंगल फेज मोटर में हमने क्या लाया? हमने 3 फेज मोटर लाया, हमने 3 फेज मोटर लाया। इस 3 फेज मोटर में जो हमें TS मिलता है या फिर जो हमें सॉफ्ट में टॉर्क मिलता है ये हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। हमें क्या मिलता है? बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए हमने इस मोटर को लाया, है ना, इस मोटर को लाया, ठीक है। और सिंगल फेज में भी ऐसी कुछ मोटरें हैं जिसको मॉडिफाई करके चलाया जाता है और मैक्सिमम टॉर्क हमें मिलता है ना। तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज करना चाहते हैं तो सिंगल फेज मोटर इतना कारगर नहीं होता जितना 3 फेज इंडक्शन मोटर इस्तेमाल में लिया जाता है ना। 3 कली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का चुनाव इसलिए किया जाता है क्योंकि, इसका जवाब दीजिएगा कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कौन सी मोटर है आपके लिए? स्लिप रिंग मोटर, है ना, 3 फेज वाली। कौन सी? 3 फेज वाली ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। इसका हम सिलेक्शन करते हैं क्योंकि यह हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है। बिल्कुल सही बात है, ये हमें क्या देता है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है। कुछ फैक्टर लिखेगा यहां पर, उच्च प्रारंभिक टॉर्क हमें इससे प्रदान होता है ना। केवल उच्च प्रारंभिक टॉर्क ही नहीं, इसके साथ में हमें और क्या मिलता है? उच्च रनिंग टॉर्क। क्या मिलता है? उच्च रनिंग टॉर्क। तो उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क दोनों ज़्यादा मिलता है।
और इसमें देखिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को अगर सिंगल फेज का रहता है तो इसमें हम क्या लगाते हैं, प्रतिरोध लगाकर सेल्फ स्टार्ट भी बना देते हैं। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी यही होता है कि रोटर में हम प्रतिरोध जोड़ते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, रोटर में हम इसमें रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, है ना, हम प्रतिरोध जोड़ते हैं। अब हमें प्रतिरोध से, ध्यान से सुनिएगा, प्रतिरोध से हमें फायदा क्या मिलता है जोड़ने से, हमें टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है ना। ये क्या है, टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है, पावर फैक्टर सुधर जाती है, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाती है। और इसी के साथ में कॉपर लॉस, है ना, इसमें जो कॉपर लॉस होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। कॉपर लॉस होने से इसमें क्या होती है, दक्षता कम हो जाती है ना, एफिशिएंसी क्या है, कम हो जाती है। तो ये भी देखिए टॉर्क भी मिल रहा है, पावर फैक्टर भी ज़्यादा मिल रहा है, कॉपर लॉस भी ज़्यादा हो रही है जबकि कम होना चाहिए। और इसलिए इसमें जो ये आपका दक्षता है वो घट जाती है, प्रतिरोध के कारण क्या हो जाता है, इसमें दक्षता घट जाती है। ठीक है मेरे भाई, हर एक चीज़ समझ में आ रहा है आपको ना, हर एक चीज़ों को समझते हम चलेंगे, है ना। हर एक चीज़ देखिए, आप जैसे तैयारी करने वाले ना आज के टाइम पे लाखों करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी हैं, तो आपको थोड़ा हट कर के सोचना होगा, आपको थोड़ा हट कर के तैयारी करना होगा, ठीक है ना। और मैं ये नहीं कहता मेरे भाई कि आप मेरे से ही तैयारी करो, आपको जो टीचर समझ में आता है, जिस टीचर की भाषा, जिस टीचर का बिहेवियर, जिस टीचर का बोलने का तरीका आपको समझ में आता है ना मेरे भाई, उसी के साथ आप पढ़िए, उन्हीं के साथ में आप कनेक्ट रहिए, है ना। मैं कभी आपको गलत राय, गलत सजेशन नहीं दूंगा कि आप मेरे से ही पढ़िए। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा लैंग्वेज आपको समझ में आती है, तो बेशक आप हमारे साथ बिल्कुल दिल के साथ कनेक्ट रहिए। हमारे ये जो चैनल है ये आपका ही चैनल है ना। अपना चैनल समझ के पढ़िए इसमें, और डेली रोजाना एक रूटीन बना लीजिए पढ़ने का, है ना, तब मज़ा आएगा तैयारी करने का। ठीक है, क्वेश्चन 10th है कि एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है ना, मोटर की बारों को टेढ़ा यानी कि स्क्यूड क्यों किया जाता है, स्क्यूड क्यों किया जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इस प्रकार से इसका रोटर का बार होता है, देखिएगा तिरछा होता है, बिल्कुल कैसा होता है, तिरछा होता है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से इसमें क्या होता है, तिरछा होता है। तो यहाँ से सॉफ्ट निकली हुई होती है, ये क्या है, मोटर की सॉफ्ट है। तो इसमें तिरछा यानी कि स्क्यूड हम क्यों बनाते हैं, स्क्यूड बनाने से इसलिए हमें फ़ायदा मिलता है कि जो आर्मेचर के स्लॉट होते हैं ना, जो आर्मेचर के स्लॉट की जो दांत होती है ना, स्लॉट के जो दांत होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि जो रोटर के दांत हैं, है ना, रोटर स्लॉट के जो दांत होते हैं ये एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, है ना, एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। एक दूसरे के आमने सामने आने से क्या होता है, आमने सामने आने से क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, क्योंकि ये दोनों स्लॉट मैग्नेटिक फ्लक्स में होंगे, है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर नोट करिएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होती है, इस क्षेत्र का जो रिलक्टेंस होता है ना, क्षेत्र का जो रिलक्टेंस होता है, ये रिलक्टेंस का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आमने सामने आने से रिलक्टेंस का मान कम होने से ये मैग्नेटिक रूप से कपल्ड हो जाती हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाती हैं, मैग्नेटिक कपल यानी कि चुंबकीय लॉकअप, है ना, चुंबकीय रूप से क्या हो जाती है, लॉक हो जाती हैं। जिससे होता क्या है कि जितना स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र घूम रही है, उतने ही स्पीड से रोटर भी घूमने लगती है लॉक होने के बाद। तो ऐसा करने से हमें नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि ईएमएफ क्या हो जाता है कि ईएमएफ जीरो हो जाता है, ईएमएफ जनरेट ही नहीं होता। ईएमएफ जनरेट अगर नहीं होगा तो फिर टॉर्क जो होता है ना, टॉर्क भी क्या होगा, जीरो। टॉर्क भी क्या होता है, टॉर्क भी शून्य उत्पन्न होगा, यानी टॉर्क उत्पन्न होगा ही नहीं। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्यूड कर देते हैं, है ना, मैग्नेटिक लॉकअप से बचने के लिए और स्टार्टिंग टॉर्क को भी बढ़ाने के लिए ये सारा प्रोसेस हम करते हैं, है ना। ये सारा जो प्रोसेस है ये इसीलिए किया जाता है ना। दोबारा सुनना, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो आर्मेचर का स्लॉट होता है उसका दांत और जो रोटर का स्लॉट होता है उसके दांत आमने सामने आ जाते हैं। आमने सामने आने से क्या होता है कि दोनों
दोनों के जो स्लॉट हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स के एरिया में है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलक्टेंस कम हो जाता है या फिर शून्य हो जाता है। शून्य होने से ये मैग्नेट रूप से लॉक हो जाएगा। और मैग्नेट, जैसे कि आपने देखा होगा कि दो शाफ्ट, एक शाफ्ट ये है, दूसरा शाफ्ट ये, अगर इसको हम इस प्रकार से जोड़ देंगे तो एक शाफ्ट को आप घुमाएंगे ना जितना स्पीड से, उतना ही स्पीड से दूसरा वाला भी शाफ्ट घूमेगा। इसको कहते हैं कपलिंग, है ना। तो ये मैग्नेटिक रूप से कपल्ड हो जाते हैं और दोनों की स्पीड सेम हो जाती है, जिससे टॉर्क जनरेट होना बंद हो जाता है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको टेढ़ा कर देते हैं ताकि ये लॉक नहीं होने पाते, ये आपस में लॉकअप नहीं होने पाता, है ना। और हमारा स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा रहता है और फिर मैग्नेटिक लॉकअप से भी बच जाते हैं, ठीक है। तो मोटर को समझना मेरे भाई इतना आसान नहीं है, मोटर को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। एक एक चीज़ों को इसलिए इतना विधिवत तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपके दिलो दिमाग में छप जाए। तो मोटर को समझना थोड़ा सा इतना आसान नहीं, हलवा खाने के बराबर नहीं है। आपको एक एक चीज़ों को ध्यान देना होगा। रोटर के दांत क्या होते हैं, आर्मेचर क्या होता है ना, कैसे मैग्नेटिक लॉकअप होते हैं, ये सब चीज़ें आप जब सुनेंगे समझेंगे तभी समझ में आएगा। एक 3 फेज का इंडक्शन मोटर है, इसका कार्य सिद्धांत किससे मिलता जुलता है, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट किए गए ट्रांसफार्मर से। जैसे कि ट्रांसफार्मर एक ये होता है, देखिए ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये हो गई, है ना। यहाँ से आपने फेज दिया, न्यूट्रल दिया, ठीक, ये इसका कोर हो गया। और ट्रांसफार्मर की ये हो गई आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये क्या हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग। यहां से अब आपने क्या कर दिया, इस प्रकार से एक लोड कनेक्ट कर दिया, है ना। ये क्या है, एक भार आपने इस प्रकार से संयोजित कर दिया। तो इसमें देखा जाए कि ट्रांसफार्मर की ये है प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट है लोड से। उसी प्रकार से जो मैंने अभी रोटर का चित्र बनाया था, उस रोटर को भी एंड रिंग के द्वारा, है ना। जैसे कि ये देखिए, ये एंड रिंग है, ये क्या है, ये है आपका एंड रिंग। मैं ढंग का आपको बना के दिखा दे रहा हूं। यहां पर एंड रिंग के द्वारा ये सब आपस में शॉर्ट होते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये क्या होते हैं, आपस में शॉर्ट होते हैं। फिर इसको बार के द्वारा इस प्रकार से शॉर्ट किया जाता है ना। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। ये देखिए, ये आपका रोटर बन करके तैयार हो गया, ये मोटर का रोटर बन करके तैयार हो गया। तो ये देखिए, ये जो बार है ये क्या है, ये है बार, है ना। इसको हम बार्स करते हैं, बार्स कहते हैं, जो कि किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। ये शॉर्ट होते हैं। ये सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम कर रही है मोटर में, है ना। किसकी तरह, सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम कर रही है मोटर में। और ट्रांसफार्मर में देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग लोड के साथ शॉर्ट है। तो ये और ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट किए गए ट्रांसफार्मर से बिल्कुल क्या करता है, इसी के सिद्धांत से मिलता जुलता है, इसी के जैसा क्या करता है, काम करता है। इसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा और इसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा इस वाइंडिंग में, है ना। तो ये चीज़ें होती है, तो इसलिए कंपेयर किया जाता है। अगला सवाल आपके लिए तैयार है कि एक ई क्लास के रोटर वाली 3 फेज स्क्वायर के इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ये कैसा होता है, कम होता है ना। और स्टार्टिंग करंट जो होती है ये भी कैसी होती है, कम होती है। और जो इसमें स्लिप होती है ना, स्लिप होती है, ये भी क्या होती है, ये होती है कम। ये तीनों फैक्टर नोट करिएगा, ये तीनों फैक्टर नोट करिए। इसी के साथ में 5 bhp से शुरुआत होता है इस मोटर को डिजाइन करना, है ना। शुरुआत होती है कितना, 5 bhp से अधिक के bhp के लिए इस मोटर को शुरुआत करते हैं। यानी कि 5 से, ये 1 HP का नहीं होता, 2 HP का नहीं, 3 का नहीं, 4 का, 5 से शुरू होता है और आगे जितना तक होता होगा, है ना। लेकिन 5 से शुरू होता है तो 5 bhp से स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और इसका स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग करंट और स्लिप सब कुछ इसमें क्या होता है, कम होता है। बहुत अच्छी मोटर है, बढ़िया एफिशिएंसी देती है। एक 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट कैसा होता है, तो स्टार्टिंग करंट देखिए फुल लोड करंट का, फुल लोड करंट से लगभग 5 से 7 गुना। 5 से 7 गुना का मतलब क्या है, अगर कोई एक मोटर है 3 फेज का, ये पूर्ण भार पर, किस पर,
अगर ये पूर्ण भार पर मान लीजिए कि 50 एम्पियर करंट लेती है, कितना 50 एम्पियर, तो 50 का 7 गुना कितना होगा, 7 × 5 = 35, 350 एम्पियर है ना। इतने में तो आपके मोटर का जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो जल जाएगी। आर्मेचर वाइंडिंग देखिएगा, जो मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है मेरे भाई, इस आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है, तो प्रतिरोध इसका निम्न होता है। कितना निम्न बोले तो 0.5 से भी कम, 0.2 से 0.5 ओम, 0.2 से 0.5 ओम है ना। इतना कम इसका क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ये प्रतिरोध इस करंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, इसके लिए देखिए अपन यूज करते हैं स्टार्टर। ये क्या करता है, ये इस करंट को है ना 350 एम्पियर करंट को ये कंट्रोल करके डाउन कर देगी और मोटर आपकी स्टार्ट हो जाएगी है ना। मोटर आपकी क्या होगी, स्टार्ट हम मोटर को करेंगे तो फिर मोटर आपकी जलेगी नहीं। तो ये स्टार्टर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक मोटर के लिए शुरुआत में, नहीं तो मोटर आपकी जल सकती है, क्योंकि 5 से 7 गुना करंट ये ज़्यादा ले रही है ना। तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल मैंने लिया, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भी मोटर हो 50 एम्पियर ही करंट ले है ना। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। 3 फेज स्क्वायर के इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा, तो स्टार्टिंग टॉर्क ये फुल लोड टॉर्क का लगभग कितना होगा, 1.5 गुना अधिक होता है ना, 1.5 गुना अधिक होता है। इसका फुल लोड टॉर्क से 1.5 गुना अधिक स्टार्टिंग में टॉर्क होता है। देखिए बहुत अच्छी मोटर है। स्टार्टिंग में टॉर्क मान लीजिए कि आप यूँ मानिए कि 500 केजी का है ना, 500 केजी का कोई फोर्स है, यानी कि बल है जो शाफ्ट से कनेक्ट है, मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट है। ये 500 केजी के बल को मोटर घुमाना चाह रही है, तो इतना बल को घुमाने के लिए शुरुआत में हाई टॉर्क चाहिए। तो हाई टॉर्क वही तो मोटर दे रही है। देखिए फुल लोड टॉर्क का स्टार्टिंग में 1.5 गुना टॉर्क दे रही है। कितना, 1.5 गुना टॉर्क दे रही है। इसीलिए देखिए ये मोटर, इसीलिए इस मोटर को बनाया गया है। सिंगल फेज मोटर के रहने के बावजूद भी 3 फेज को डिजाइन करते हैं हम ना। सही सलामत पानी, सुनना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एक सही सलामत पानी दे रहे मोनो ब्लॉक मोटर का पंप खराब हो गया है। आपने इसकी रिपेयर करने के बाद दोबारा फिट करके चलाने पर देखा कि पहले से बहुत कम पानी दे रहा है। संभवतः रीजन आपको बताना है कि क्या रीजन है ना। इस क्वेश्चन को मैं 5 स्टार दूंगा। बिल्कुल दोस्तों ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है ना। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसका पंप के घूमने की दिशा उलट गई है। अगर आपकी मोटर क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही थी, अब आपने इस प्रकार से वाइंडिंग कर दिया कि आपकी मोटर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगी, तो ऐसे केस में क्या होगा कि पानी कम तो छोड़िए, पानी देगा ही नहीं, थोड़ा भी पानी नहीं देगा है ना। तो पंप के घूमने की दिशा उलट गई है। अगर पंप उल्टी दिशा में घूमेगी तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, ये है टोटल 15 क्वेश्चनों का समाधान मैं आपके नोटबुक तक पहुंचा चुका है ना। तो इसी प्रकार से डेली शाम के 7 बजे आया करिए है ना। ये जो फ्री बैच चल रही है ये वाकई में फ्री बैच है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है ना। बस इस बैच को हमें सफल बनाना है। कहा जाता है ना कि जब बैच का रेंट बहुत ज़्यादा होता है ना, जब बैच प्रीमियम होता है, जब आप उसको खरीद करके पढ़ते हैं, बाय करते हैं पैसे दे करके, तो आप उसको उतना ही दिलचस्प के साथ पढ़ते हैं और उसको रेटिंग देते हैं अच्छा खासा। ये फ्री बैच है। जो आपको प्रीमियम बैच में पढ़ाया जाता है वही कंटेंट मैं आपको फ्री बैच में दे रहा हूं, बल्कि उनसे भी बेटर दे रहा हूं। ठीक है ना, साथ में PDF भी दे रहा हूं। तो इस फ्री बैच को आपको क्या करना है, सक्सेसफुल बनाना है। हम सब की ये जिम्मेदारी है इसकी कि मतलब इस बैच को हमें सक्सेसफुल बनाना है। इसका टेलीग्राम पर PDF हाथों हाथ डाल दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा है ना। और रिवीजन के टाइम काम आता है और वैसा भी आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल शाम को 7 बजे फिर से। तो अपना ख्याल रखिएगा और इस क्लास को दोबारा रिवीजन करिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आती, जो डाउट रह जाती हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम शिद्दत से उसका जवाब देंगे। ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।